यस फ्रेंड्स, अब हम वर्कशीट के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास अपनी अपनी वर्कशीट्स होंगी जो मैंने दी थी। वो वर्कशीट्स आप निकाल लो और उसमें के मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वर्कशीट के ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं और उसमें से मैक्सिमम फॉर्मूला मैंने अपने थियोरी वाले लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। बस आपको फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक है, तो हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक वायर है जिसकी लेंथ हमको दी हुई है। लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको हम चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। स्पेशली ये चेक कर लेना कि जो ऑप्शंस है वो एसआई यूनिट में है कि नहीं। अगर ऑप्शंस एसआई यूनिट में है तो सारा डेटा एसआई में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला में पुट करना। तो लेंथ हमको दी हुई है, इसकी डेंसिटी उस वायर के मटेरियल की दी हुई है, उसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और पता लगाना है कि उसके खुद के वेट की वजह से उसके लेंथ में कितना इलोंगेशन आएगा। ये थियरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो थियरी वाला लेक्चर चेक कर लें। हमको पता है डेल्टा एल इज एफ एल अपॉन ए वाई। यहाँ पे जो उसका वेट है वो उसके आधे लेंथ पे लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे वेट एक्ट करता है ना, तो इस लेंथ पे एक्चुअली L/2 लेंथ पे वो उसका वेट एक्ट कर रहा है। उसका वेट जो है यानी उसका वेट किस लेंथ पे एक्ट कर रहा है, उसका वेट L/2 लेंथ पे एक्ट कर रहा है, ये थियोरी में बताया हुआ है। तो फोर्स इज एक्चुअली वेट और mg, और ये 2 जो है वो नीचे आ गया है। मास को ही मैंने लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एल, और नीचे 2ay। ए कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली फॉर्मूला बना रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2y। बस सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमको डेल्टा एल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है जिसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। बोला है कि उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक पहुंच गया, यानी टेम्परेचर में बदलाव चेंज कितने का आया, 100 डिग्री सेल्सियस का आया। वो जो रॉड है उसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और उसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, बताइए कि उस वहां पे थर्मल फोर्स कितना क्रिएट हो रहा होगा। और इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, थियरी बता चुका हूँ। थर्मल फोर्स का फॉर्मूला है वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, सारी वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है। वैल्यूज हमने यहाँ पुट किया और हमको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अगेन हमारे पास एक वायर है और उस वायर का हमको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। उसका ब्रेकिंग स्ट्रेन भी दिया हुआ है 0.2%। कभी कभार स्ट्रेन हमको परसेंटेज में भी दिया होता है। उसका बहुत आसान तरीका ये है कि 0.2% का मतलब है 0.2 अपॉन 100। तो 0.2 अपॉन 100 कर देना है, यानी कि एक्चुअली स्ट्रेन जो है ब्रेकिंग स्ट्रेन डेल्टा L/L वो एक्चुअली 0.2 अपॉन 100 परसेंट, यानी पर 100, 0.2 पर 100 यानी 0.2 अपॉन 100। तो बताना है कि अगर उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है तो उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा उस वायर का, टू सपोर्ट दिस लोड। इस लोड को सपोर्ट करने के लिए उस वायर का मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमको तो पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो y इंटू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर y हमको दिया हुआ है तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और स्ट्रेन भी हमको दिया हुआ है 0.2 अपॉन 100, वो भी हम पुट कर सकते हैं। y और स्ट्रेन की वैल्यूज पुटअप की हैं और यहाँ से हमको स्ट्रेस मिल गया। ये कौन सा स्ट्रेस है, एक्चुअली ये जो स्ट्रेन है ये ब्रेकिंग स्ट्रेन है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेन है तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, यानी ये कौन सा स्ट्रेस है, ये एक्चुअली ब्रेकिंग स्ट्रेस है। वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया 14 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको पता है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। निकालना क्या है, मिनिमम एरिया निकालना है। तो याद रखो कि जब स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो एरिया मिनिमम होगा। स्ट्रेस यहाँ मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जहां पर कि वो वायर टूटने के वर्ज पे आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है, ये कौन सा स्ट्रेस है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो ये एरिया का करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा, फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू है, लोड की एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ लोड
ब्रेकिंग स्ट्रेस और एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ब्रेक ये जो स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ तो एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। फोर्स हमको दिया हुआ है वो हमने पुट कर दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी हम निकाल चुके हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी, और इसी के साथ साथ हमको मिनिमम एरिया यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये अगर आपको कॉपी डाउन करना है कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए और हम अपना देख रहे हैं अगला सवाल। यह है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिया हुआ है कि वायर है, वायर के ऊपर लोड डाल दिया गया है 9 किलो का, जिसके वजह से वो स्ट्रेच हो गया 4.5 mm से। उसको हम चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पूछा गया है कि उस फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, उस वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। अब ये फोर्स कांस्टेंट वायर का क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने फोर्स कांस्टेंट के बारे में स्प्रिंग में सुना था, हमने पढ़ा था F इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स। ऑसिलेशन में आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, जहां के को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला को हम कंपेयर करें हमारे इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूला से, यंग्स मॉडुलस के लिए जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जहां से हमने लिखा था F इज वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमने लिखा था। तो देखो इस फॉर्मूला में ये F फोर्स है और ये x क्या है, x इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। वैसे ही यहाँ क्या है, ये F फोर्स है और ये डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज द इलोंगेशन इन द वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं, मतलब मैं F को इधर लिख देता हूं, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो ये जो वाई ए अपॉन एल है वो मुझे किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, के इक्विवेलेंट आ रहा है। यानी जो फोर्स कांस्टेंट होता है किसी वायर का, के, वो होता है वाई इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। इसको आपको याद रखना है डिस्टेंस, के इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको वाई दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, तो वहां से हमको के मिल सकता है। या तो एक मेथड ये है, पर इस क्वेश्चन में तो हमको कहीं पे वाई वगैरह नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट इज नथिंग बट, ये जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है वो हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन डेल्टा एल। यानी फोर्स कांस्टेंट को हम एफ अपॉन डेल्टा एल भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ फोर्स हमको दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, डेल्टा एल भी दिया हुआ है, तो फोर्स रख लो। और फोर्स एक्चुअली ये मास 9 kg, ये एक्चुअली मास है 9 kg। फोर्स क्या होगा, m इंटू जी, ये फोर्स हो गया, और नीचे 4.5 इंटू 10 का पावर -3, ये हमारा डेल्टा एल हो गया। एफ और डेल्टा एल का रेशियो निकाल दो, हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर ऐसे भी मिल सकता है, और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर हमें ऐसे भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको यंग्स मॉडुलस दिया है, बल्क मॉडुलस दिया है। हमें तो पता है कि बल्क मॉडुलस को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूछा है कि बताइए पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई है, वो रिलेशनशिप वाली बात। वो रिलेशनशिप मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। वो रिलेशनशिप हमने किस तरह से पढ़ा था कि पहले हमें लिखना है y, और y लिखने के बाद हमें करना है 1 माइनस पहले देना है 0 इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ y के पहले 1 है तो यहाँ योर जनरल नॉलेज, तो यहाँ 2g लिखना है, यहाँ लिखना है 1 प्लस 1 इंटू सिग्मा, और फिर यहाँ पे 3k, योर जनरल नॉलेज 1 2 3, योर जनरल नॉलेज 1 2 3। ठीक है, और यहाँ लिखना है हमें 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा। तो ये 1 इंटू सिग्मा, 2 इंटू सिग्मा, 0 इंटू सिग्मा, 0 इंटू सिग्मा, 1 इंटू सिग्मा, 2 इंटू सिग्मा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, योर जनरल नॉलेज 1 2 3, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस दिया है और पूछा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। यहाँ वैल्यूज पुट करके हम पॉइजन्स रेशियो निकाल सकते हैं, 0.39 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर के सवाल में हमको दिया है कि एक ब्रास और स्टील का रॉड है। ठीक है, ब्रास और स्टील के रॉड से, ठीक है, और उसने बोला है कि जो ब्रास का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो α1 है, और जो स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो α2 है। तो ब्रास की इनिशियल लेंथ L1 है और स्टील की इनिशियल लेंथ L2 है। ठीक है, और फिर इसको जब हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, तो ब्रास का फाइनल लेंथ L1 हो गया,
स्टील का फाइनल लेंथ L2 हो गया। तो उसने बोला है कि अगर उनके लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, अगर उनके लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, यानी अगर हमें L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 चाहिए, यानी फाइनल डिफरेंस इन द लेंथ और इनिशियल डिफरेंस इन द लेंथ अगर हमें सेम चाहिए, है ना, तो उसके लिए अच्छा, और ये ना अलग अलग रॉड्स हैं, ये मैंने एक साथ बना दिया एक्चुअली, अलग अलग, ठीक है, ये अलग है और ये भी अलग है इस तरह से, है ना। तो ये अलग अलग रॉड्स हैं, ठीक है। तो उसने पूछा कि इसका इनिशियल लेंथ ये, फाइनल लेंथ ये, इनिशियल लेंथ ये, फाइनल लेंथ ये, और पूछा कि अगर दोनों के चेंज इन लेंथ में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो उस केस में अल्फा और डेल्टा थीटा का क्या रिलेशनशिप होगा, वो हमें निकालना है। तो आओ देखते हैं कैसे हम वो निकाल सकते हैं। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ ये पता है, एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। वो क्या कहता है बेसिक फॉर्मूला, कि L2 या फाइनल लेंथ L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला थर्मल एक्सपांशन में 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा था, ठीक है। फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ब्रास वाले रॉड की बात करें तो इनिशियल और फाइनल कंपेयर करेंगे, तो फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। और अगर हम बात करें, अच्छा इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे, इसको हम लिख सकते हैं L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ये हो गया हमारा L1, ठीक है। और अगर हम L2 की बात करें तो L2 को हम क्या लिख सकते हैं, वो L2 में यहाँ लिख दिखाता हूँ। L2 ये फाइनल लेंथ ऑफ स्टील है, इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा थीटा। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि दोनों रॉड्स का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम है, दोनों रॉड्स का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एट अ टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, पहले वो 0 डिग्री पे थे, और एट अ गिवन टेम्परेचर यानी दोनों के टेम्परेचर सेम है। इसको एक स्टेप और मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, और ये हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। तो ये हमारा आ गया L2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, L2 माइनस L1 करते हैं, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, तो हम बोल रहे हैं 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करके हमको क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो जब हम करेंगे 2 माइनस 1 तो हमें LHS में मिलेगा L2 माइनस L1। तो LHS में मैं लिख रहा हूँ L2 माइनस L1, और RHS में क्या मिलेगा, L2 माइनस L1, है ना। या मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। क्योंकि हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट होगा ना, तो माइनस दिस मतलब माइनस दोनों के पास जाएगा, माइनस दोनों के पास जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर तो रहेगा L2 माइनस L1 और इधर स्मॉल L2 माइनस स्मॉल L1, ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे अगर मैं लिखूं इन दोनों टर्म्स में, तो इन दोनों टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूं, अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों टर्म्स में मैं लिख सकता हूं प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, ये टर्म 0 होगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा शुड बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, यानी L1 अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू L2 अल्फा 2। तभी ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें दोनों जो रॉड्स हैं उनका इनिशियल लेंथ का डिफरेंस और फाइनल लेंथ का डिफरेंस सेम रहेगा। कब रह पाएगा वो, जब L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 सेम होंगे, तब उनके लेंथ का जो चेंज है, डिफरेंस है लेंथ का, वो सेम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ये आप कॉपी कर लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में उसने हमें क्या बोला है।
क्वेश्चन नंबर 21 में उसने बोला है गामा दिया हुआ है, गामा यानी Cp/Cv। गामा आर्गन का 1.6 दिया है और गामा हाइड्रोजन का 1.4 दिया है। और उसने बोला है कि किसी गिवन प्रेशर P पर जो आर्गन का अडायबैटिक बल्क मॉडुलस है वो E है, तो फिर हाइड्रोजन का भी अडायबैटिक बल्क मॉडुलस उतना ही होने के लिए प्रेशर कितना चाहिए होगा। यानी सिंपल शब्दों में बताऊं तो दोनों गैसेस का अडायबैटिक बल्क मॉडुलस सेम है, दोनों गैसेस का गामा दिया है, एक का प्रेशर दिया है, दूसरे का प्रेशर पता लगाना है, बस यही करना है हमें पता है अडायबैटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है किसी भी गैस के लिए, गामा इंटू पी, है ना, पी इज द प्रेशर। तो मैंने रेशियो लिख दिया, तो ये हाइड्रोजन का बल्क मॉडुलस और आर्गन का बल्क मॉडुलस दोनों का रेशियो लिख रहा हूं मैं। तो हाइड्रोजन के लिए B इज इक्वल टू गामा पी और आर्गन के लिए B इज इक्वल टू गामा पी। ठीक है, अभी आर्गन के लिए उसने प्रेशर को P बोला है, आर्गन के लिए प्रेशर को P बोला है। तो आर्गन के केस के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा, आर्गन का प्रेशर P और हाइड्रोजन का प्रेशर तो हमें पता लगाना है, तो इसको मैं P2 बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का प्रेशर हमें पता लगाना है। तो सॉरी यहाँ पे ये P होगा। तो आर्गन के लिए प्रेशर P है, आर्गन के लिए प्रेशर P है और हाइड्रोजन का प्रेशर P2 बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन का प्रेशर जो हमें पता लगाना है। तो अब यहाँ पर दोनों का बल्क मॉडुलस सेम है, ये भी E है ये भी E है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, P2 क्या हो जाएगा, तो हमारा P2 हो जाएगा, P2 इसको P को उधर भेज दो, तो P2 हमारा हो जाएगा 1.6/1.4 इंटू P। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में उसने 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं हमको, 4 आइडेंटिकल वायर्स लिए हैं और हर एक का लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है। क्योंकि सभी वायर्स आइडेंटिकल हैं तो सभी वायर्स का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। आइडेंटिकल का मतलब है मटेरियल सेम, तो यंग्स मॉडुलस सेम, तो सभी का यंग्स मॉडुलस सेम है, सबको सेम लोड दिया है, लोड सेम है मतलब एफ भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो एफ सेम वाई सेम, पर सबका लेंथ अलग अलग है और डायमीटर अलग अलग है, लेंथ और डायमीटर सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो पूछा कि किसका इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, उनमें से किस वायर का इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। तो मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डायमीटर के टर्म्स में लिख दिया है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/d²। अब L/d² का रेशियो निकालना है, चारों ऑप्शंस का L उठाओ, d² उठाओ और चारों ऑप्शन में ये रेशियो निकालो। ये रेशियो जिस केस में मैक्सिमम होगा उस केस में डेल्टा एल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल करके करना है आपको, चारों ऑप्शन के L और d² का रेशियो निकालना है और जिसका रेशियो मैक्सिमम उसका डेल्टा एल मैक्सिमम। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक लेक में गिर जाता है और लेक के बॉटम पे जाके बैठ जाता है। तो अगर कोई लेक है डियर फ्रेंड्स, ये मान लो ये लेक का बॉटम है और ये लेक है और इस लेक की जो डेप्थ है वो डेप्थ सपोज h है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है हमारा, तो ये पूरा लेक है इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये लेक जो है वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वही प्रेशर जो है वो एक्चुअली करना क्या था, बल्क मॉडुलस निकालना था, है ना, उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस निकालना था और उसका हमको चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है परसेंटेज में, 0.1% से डिक्रीज हो गया उसका वॉल्यूम। 0.1% यानी 0.1/100, डेल्टा V बाई वी की वैल्यू दी हुई है 0.1/100। ठीक है, डिक्रीज हुआ मतलब कि इसकी वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, एक माइनस साइन पहले से वहां था तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, ये आपने बचपन में पढ़ा है, पानी का कॉलम कितना प्रेशर लगाता है नीचे अपने बॉटम पे, ρgh, h इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, तो ρgh मैंने लिखा और नीचे ये वैल्यू लिख दी है मैंने। अभी रो किसका रो है, ये डेंसिटी है वाटर का, और वाटर का डेंसिटी हमको पता है कितना होता है, 1000 kg/m³, ये हमको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³।
तो ये डेंसिटी हो गया, ये स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लिया है और डेप्थ 200 मीटर दिया हुआ है। डेप्थ कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। वो सब वैल्यूज पुट कर दी, ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। इसको सॉल्व कर दो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी उस मटेरियल के लिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें पूछा गया है कि एक मटेरियल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में रखा गया है और पूछा गया है कि उसका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो हमको पता है कि जो अडायबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो गामा इंटू पी होता है, और जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है वो सिंपली पी होता है। यहाँ पे पी किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है, क्योंकि उसके अलावा और कोई प्रेशर वहां पे नहीं है, उसने बोला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमको पता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो टिक कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस विल बी नथिंग बट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये नहीं भी याद रहा तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सिंपल है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 760 टॉर भी बोलते हैं एंड सो ऑन। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आगे स्टूडेंट्स हमारे आखिरी सवाल पे, जो मैं आज का आखिरी सवाल ले रहा हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर 42। एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ है लोड और इलोंगेशन के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो y एक्सिस पे लोड है, x एक्सिस पे इलोंगेशन है, ठीक है। लोड यानी आपको पता है लोड क्या होता है? लोड F होता है, ठीक है। और इलोंगेशन हमारा क्या होता है? इलोंगेशन यानी डेल्टा एल, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये 4 अलग अलग वायर्स हैं, एक वायर ए, एक वायर बी, एक वायर सी, एक वायर डी। ये 4 वायर्स हैं ABCD, ठीक है। या अब तुमको बताना है कि इन चारों में से किसकी थिकनेस सबसे ज्यादा है। थिकनेस सबसे ज्यादा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक आसान तरीका क्या है, एक गिवन लोड के लिए, एक गिवन लोड के लिए लोड की एक फिक्स वैल्यू चूज कर लो, ठीक है। तो एक फिक्स लोड के लिए इसका इलोंगेशन ये होगा, इसका इलोंगेशन ये होगा, इसका इलोंगेशन ये होगा, और इसका इलोंगेशन ये होगा। लोड को हमने फिक्स कर दिया है, सभी वायर्स के लिए लोड फिक्स कर दिया है, यानी ये लोड की वैल्यू फिक्स, ठीक है। और सबका ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट है, और सभी वायर्स सेम मटेरियल के बने हुए हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है। यानी ये और ये 3 चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल्टा एल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जिसका थिकनेस मैक्सिमम उसका इलोंगेशन मिनिमम, या जिसका इलोंगेशन मिनिमम उसका थिकनेस मैक्सिमम। यानी मैं ऐसा लिखता हूं, डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिसका इलोंगेशन सबसे कम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस सबसे ज्यादा, वो किसके लिए है? इलोंगेशन सबसे कम किसका है? डी का। डी बोलो या ओडी बोलो, यानी ओडी का इलोंगेशन जो है वो मिनिमम है। इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए मैक्सिमम हो जाएगा। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ साथ हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर फिनिश हो गया। ओवर एंड आउट।